देखिए फ्रेंड्स, हम ये क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यू क्वेश्चन भी है और बोरिंग कॉस्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है आई में से। देखो, अब सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हुए कनेक्ट करो। एल टी लिमिटेड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एंड द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू अबाउट, देखो कितना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 18 महीने लगने वाले हैं। अब 18 महीने कब से कब तक लगेंगे? तो 1 जनवरी 2001 से लगेंगे एंड जो कि ख़त्म हो जाएगा 30 जून 2002 में ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कॉस्ट कब होगा। कैपिटलाइजेशन कॉस्ट और बोरोइंग कॉस्ट वो हो जाएगा 30 जून 2002। हम ये तो ध्यान रख लेते हैं, कमेंसमेंट पर सेसेशन भूल जाते हैं, तो इसमें सेसेशन वाला भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। अब देखो, कमेंसमेंट तो नीचे से पता चलेगा। The building meets the definition of qualifying asset incurs the following expenditure for the construction। ये सारे हमारे पास एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। उसके बाद हमें बोला है कि अब देखो कब से कब तक हो रहा है, तो हम ये कमेंसमेंट कहाँ से हो रहा है, तो डेवलपमेंट एक्टिविटी बिगन वो कब से हो रही है? 1 जनवरी 2001 से, ठीक है। और उसके बाद सेकंड हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर इनकर वो कब हो रहा है? 1 जनवरी 2001 से। और उसके बाद थर्ड वाले केस में 1 जुलाई 2001 को क्या हो रहा है? यहाँ पे लोन टेकन। तो इनमें से लेटर कौन है? लेटर ऑफ फॉलोइंग में क्या है? दैट इज 1 जुलाई 2001। लेटर ऑफ फॉलोइंग क्या हो जाएगा? हमारा कमेंसमेंट डेट। तो हम कब से कैपिटलाइजेशन करना चालू करेंगे? 1 जुलाई 2001 से हम चालू करना शुरू करेंगे। 1 जुलाई 2001 से हम चालू करना शुरू करेंगे क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। अब देखिए उसके बाद हमें क्या दे रखा है? 10% रिडीमेबल डिबेंचर। एल टी लिमिटेड इशू कर रहा है 10% रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ 50 करोड़। The proceeds from the debenture form part of a company's general borrowing which it uses to finance the construction of qualifying asset, that is building. LT Limited had no borrowing general और specific कोई borrowing नहीं, general specific before 1 जुलाई 2001 से पहले कोई भी borrowing नहीं है। Cost before obtaining general borrowing 1 जुलाई 2001 प्री borrowing cost हमें दे रखा है and 25 करोड़ आफ्टर ऑब्टेनिंग पोस्ट बोरिंग एक्सपेंडिचर फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2001, 2 एंड 3 कैलकुलेट करना है बोरिंग कॉस्ट दैट एल टी लिमिटेड इज परमिटेड टू कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। तो इस तरीके से हमें पता करना है। तो देखो हमें क्या करना है, 31 मार्च 2001 को क्या हो जाता है? 31 मार्च, यानी कि आपको क्या देखना है? 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2001 तक सारा डेटा देखना है। अब इसमें आपको क्या देखना है? सबसे फर्स्ट में नंबर 1 आपको ये देखना है क्या कितना एलिजिबल है। अब देखो हमारा सिंस 1 जुलाई 2001 को तो कैपिटलाइजेशन जो है चालू होगा, तो हम आइडली आज की डेट में 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2001 तक किसी भी चीज़ को कैसे कैपिटलाइज करते हैं? तो वो तो ज़ीरो हो गया। और एक्चुअल हमारे पास एक्चुअल में क्या आ जाएगा कि हमारे पास एक्चुअल में जो है 50, तो एलिजिबल तो ज़ीरो और 50 करोड़ है, उस पर 10% का लोन है एंड ये कब से चालू होगा? 31 मार्च 2001 तक हमें बताना है। 1 जुलाई 2001 को एल टी लिमिटेड इशू करा है, कब लोन ले रहा है? 1 जुलाई 2001 को ले रहा है। तो देखो 1 जुलाई 2001 को वो ले रहा है and the proceed from the debenture general borrowing it uses to construction. The proceed from the debenture form part of a company general which it uses to finance the construction of qualifying asset. General borrowing before 1 July did not incur any borrowing before this. 25 करोड़ of construction cost before 1 जुलाई and 25 करोड़ after that. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च तक एलिजिबल जनरल बोरिंग कॉस्ट तो ज़ीरो हो गया और एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास कितना आएगा? 31 मार्च 2001 तक।
1 जुलाई 2001 LT Limited issue. This debenture, the proceeds from the debenture form part of general which it uses to finance the construction of the building and no borrowing general specific before 1 July. Borrowing cost after that. तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 करोड़ मल्टीप्लाई 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सिंपली करते जाओ तो ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। तो देखो 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2001 तक क्या हो सकता है। देखो एक्चुअल का आ जाएगा हमारे पास 50 करोड़ का 10% यानी कि 5 करोड़, और एलिजिबल कितना आएगा हमारे पास, एलिजिबल आएगा हमारे पास, सिंस हमारा कैपिटलाइजेशन 1 जुलाई 2001 से शुरू है तो एलिजिबल 0 हो जाएगा, इस हिसाब से लोअर तो विल बी 0। फिर 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक। अब इसमें यहाँ पे भी एक्चुअल में कितना आएगा, 5 करोड़, और एलिजिबल में हमें निकालना पड़ेगा। एलिजिबल में क्या है, 1 जनवरी वाला जो है तो 5 करोड़। अब ये कब से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई 2001 से। तो जुलाई अगस्त, पहले तो रेट कितना है, रेट है हमारा 10%। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। 5 करोड़ मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 9/12 हो जाएगा 0.375। फिर उसके बाद 30 जून तो 20 करोड़ मल्टीप्लाई 10%। अब इस पर कितना आ जाएगा, 30 जून से है पर हमारा तो 1 जुलाई से आएगा ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगेन 9 मंथ्स। 1.5। और उसके बाद 31 मार्च 2002, ये तो लास्ट है तो ये नहीं होगा, जाएगा 0.375, दिस विल बी 1.875 करोड़ यह जाएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 तक। एक्चुअल में तो वही 5 करोड़, और एलिजिबल में क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो सेसेशन है ऑफ कैपिटलाइजेशन वो कब हो रहा है, सेसेशन हो जाएगा 30 जून 2002 को ही ख़त्म हो जाएगा, जबकि हम 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 तक जा रहे हैं। बट देखो 1.875 मल्टीप्लाई कितना, 10%, क्योंकि क्यूमुलेटिव पे लगेगा, और किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, अप्रैल मई जून, 30 जून तक तो ख़त्म हो जाएगा, तो 3 महीने। कितना होगा 1.875 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 3/12, इसमें हो जाएगा 0.046875। फिर बचे हुए जो खर्चे हैं, जैसे कि बचे हुए खर्चे में क्या आएगा, 5 करोड़, 10% फॉर 3 मंथ्स, 20 करोड़ 10 मंथ्स, 10 फॉर 3 मंथ, 20 करोड़ 10% for 3 months, and 30th June 2002 हमारा से ये कब ख़त्म हो जाने वाला है, 30 जून 2002। ये तो सेम डेट इस पे तो आएगा ही नहीं। इसमें क्या आएगा हमारे पास 0.046875 प्लस 0.125 प्लस 0.5 प्लस 0.5,
This will be 1.17. ये आ रहा है हमारा 1.172। देखो इसमें जो लास्ट वाला है ना, जो हमने कब एक्सपेंडिचर इनकर किया था, 30 जून वाला तो हमें देना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही मिल हो गए। 30 जून तो हमें कंसिडर करना है। तो ऐसे करके हमारे पास आ रहा है 1.172। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ईजी है। थोड़े से उसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट से है, बट ईजी है, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब फर्दर हमें क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। ICAI के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन ऐसे करना है। Index 23 to the fact pattern, the entity would not begin capitalizing borrowing cost until it incurred borrowing cost from 1st July 2001. In determining the expenditure on a qualifying asset to which an entity applied the capitalization rate, the entity does not disregard expenditure on the qualifying asset incurred before the entity obtained the general borrowing. Once the entity incurs borrowing cost and therefore satisfy all the three conditions, it then apply Index 23 to determine the expenditure on qualifying asset to which it applied the capitalization rate. Borrowing cost जो भी एलिजिबल है फॉर कैपिटलाइजेशन फर्स्ट वाले में, तो नील कैन नॉट बी कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट बिफोर 1 जुलाई 2001, द डे व्हेन इट एंटर्स टू इनकर द बोरिंग कॉस्ट। फिर फर्दर हमारे पास आता है कि बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इतना 1.875 आया था हमारा। कैसे आया था, हमने 1 जनवरी पे 9 मंथ्स का लगाया था, 30 जून पे लगाया था, 31 मार्च वाला तो आएगा ही, इस पर तो 0। उसके बाद ऐसे करके 1.875 आ गया था बोरिंग कॉस्ट। फिर LT लिमिटेड कैन नॉट कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट बिफोर 1 जुलाई 2010, द डेट इज स्टार्ट टू इनकर बोरिंग कॉस्ट। अकॉर्डिंगली दिस कैलकुलेशन यूजेस द कैपिटलाइजेशन पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ द बोरिंग कॉस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, दिस विल बी द केस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें। अप्रैल 2001 को एंटिटी ए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग दैट इज ₹22 lakh. The land under the building is regarded as a separate asset and is not a part of qualifying asset. The building was completed at the end of complete कब हो जाती है ये
31 मार्च 2002 को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड 1 अप्रैल 2001, then 30 जून, then 31 दिसंबर, then 31 मार्च एंड सो। एंटिटी ए की बोरिंग है एट इट्स, देखिए इसमें फर्दर हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये सारे जो है ये तो एक्सपेंडिचर है और एंटिटी 10% हमारे पास कंप्लीट कर रहा है। एंटिटी ए बोरिंग एट इट्स ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, दिस 1 अप्रैल ही है एंड एक्सपेंडिचर भी इतने ही को इनकर हो रहा है। सब हमें ऐसे दे रखा है, यानी कि हमारा कमेंसमेंट डेट तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2001 ही हो जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा है 10% 4-year note specifically to this project that outstanding on 31st March 2002 amounted to, ये स्पेसिफिकली फॉर स्पेसिफिक बोरिंग हमें दे रखी है। स्पेसिफिक बोरिंग हमें कितना दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंपली दे रखा है 1 अप्रैल 2001 को एंटिटी ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितने का 22 लाख का, एंड द लैंड अंडर द बिल्डिंग इज रिगार्डेड एज अ सेपरेट एसेट एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट एंड द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ मार्च 2002 ड्यूरिंग द पीरियड द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड, ये सारे एक्सपेंडिचर है। अब इसमें हमें बोल रखा है कि 10% जो है वो स्पेसिफिक बोरिंग है टू द प्रोजेक्ट। डेट आउटस्टैंडिंग कितना है, देखिए डेट आउटस्टैंडिंग है इज़ 7 लाख और 7 लाख का हमारे पास स्पेशल बोरिंग है और इंटरेस्ट वॉज इनकर्ड ऑन दिस। देखो हमें इंटरेस्ट कितना इनकर्ड है इस बोरिंग पे, वैसे तो ये 7 लाख के 10% है बट हमें स्पेसिफिकली गिवन है कि 65,000 है तो हम 65 ही मान लेंगे ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट इनकम। और हमें क्या करना होता है कि इसमें से ही अगर हमारी कोई इनकम होती है टेम्प्रेरी बेसिस वाली इंटरेस्ट इनकम तो हमें डिडक्ट करना होता है, यानी कि 20,000 इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 45,000। उसके बाद फर्दर हमें क्या दे रखा है, वाइल दे वर हेल्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ पेमेंट। उसके बाद दे रखा है 12.5% 10-year नोट विद सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली। आउटस्टैंडिंग कितना है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग है 10 लाख का रिटेन ड्यूरिंग द ईयर। फिर अगेन 10% है 10 ईयर का, आउटस्टैंडिंग कितना है 15 लाख। ऐसे करके हमारे पास तीनों है। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बोरिंग दैट कैन बी कैपिटलाइज। अब देखो जनरल बोरिंग पे क्या हमें वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी। फर्स्ट वाली बोरिंग तो हमारी स्पेसिफिक थी बट सेकेंड और थर्ड वाली तो, और ये 1 अप्रैल को है एंड अगेन 1 अप्रैल इनकी फुल ईयर है, यानी कि हमारा 10 लाख पर 12.5% फॉर फुल ईयर 12/12 प्लस अगेन 15 लाख पर 10% 12/12 एंड डिवाइड में हमारा लोन कितना है 10 और 15 25 लाख का लोन है, तो 25 लाख का लोन से डिवाइड कर लेंगे तो वेटेड एवरेज टैक्स कॉस्ट क्या आएगी 10 लाख मल्टीप्लाई 12.5%, 15 लाख मल्टीप्लाई 10% डिवाइड बाय 25 लाख, दिस विल कम एज 11%। देखो ये क्या आएगा 11% हो जाएगा। उसके बाद तो ये हो गया हमारा ये सिंपली हो जाता है। उसके बाद तो 11%। अब हमारी जनरल बोरिंग कितनी है, अब देखो कितना खर्चा किया है उस हिसाब से कितना बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो सबसे पहले देखो 1 अप्रैल 2001 को कितना खर्चा हुआ है 2 लाख का हुआ है। अब 2 लाख के खर्चे में से हमारा हमारे पास स्पेशल बोरिंग कितने थी
देखिए हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग कितने की है। स्पेसिफिक बोरिंग है हमारे पास अमाउंटिंग 7 लाख। अब 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे 7 लाख के लिए, तो 2 लाख में से 2 लाख चले जाएंगे, तो ये तो कितना बचेगा 0। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 30 जून 2001। 30 जून 2001 को क्या होगा, हमारे पास कितना है 6 लाख। अब 2 लाख तो हमने स्पेसिफिक बोरिंग में से निकाल दिया था, फर्स्ट में तो 0 हो गया था। अब बचा हुआ हमारे पास कितना है 5 लाख और है, तो 5 लाख और निकाल देंगे स्पेसिफिक बोरिंग वाला, तो कितना बचेगा 1 लाख। अब 1 लाख पे हमारा जनरल बोरिंग का रेट कितना है 11%, जो कि हमने वेटेड एवरेज निकाला। और 30 जून से लेकर 31 मार्च कितना होता है, जून तो होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास 31 दिसंबर 2001, कितना है 1200 और 1000, यानी कि 12 लाख मल्टीप्लाई 11% मल्टीप्लाई जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने हो जाएंगे। एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा 31 मार्च। 31 मार्च के दिन तो 0, क्योंकि लास्ट दिन तो कैसे लगाएंगे हम, तो ऐसे करके हमारे पास हो जाएगा कितना, ऐसे मिला के हमारे पास हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 11% मल्टीप्लाई 9/12, तो 8250। एंड 12 लाख मल्टीप्लाई 11% मल्टीप्लाई 3/12, ऐसे हो जाएगा 33,000। तो जनरल बोरिंग आ गया हमारे पास 81250। ठीक है, ये तो हो गया जनरल बोरिंग। और तो कितना कैपिटलाइज करेंगे हम, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। जनरल बोरिंग कितना आ रहा है 41250। स्पेसिफिक बोरिंग कितना है, स्पेसिफिक बोरिंग हमारा अक्रूड इंटरेस्ट सब डिडक्ट करके आ रहा था 45,000। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज विल बी 86,250 will be our answer. The total borrowing which is to be capitalized will be 86,250 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंपली ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट नहीं, नो डाउट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि के लिमिटेड बिगन करे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग एट अ एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट कितना बता रखा है 7 लाख 1 अप्रैल 2001 को। एंड टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इट ऑब्टेन स्पेसिफिक लोन। देखो हमारे पास स्पेसिफिक लोन है, टोटल खर्चा कितना लग रहा है 7 लाख, जिसमें से 2 लाख का तो स्पेसिफिक लोन है, जिसका रेट भी कितना दे रखा है 9%। एंड द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग लोन, और फिर दूसरे जो लोन्स है, इसके अलावा दूसरे भी लोन है, वो है 7 लाख जिस पे 12% है। अदर जो लोन है हमारे पास उसमें है 7 लाख जिसका रेट है 12%। एंड 9 लाख जिसका रेट है हमारे पास 11%। एंड एक्सपेंडिचर जो इनकर किया है वो हमें दे रखा है 1.5 लाख, 2 लाख, 3.5 और 1। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कब कंप्लीट हो रहा है, देखो कंप्लीट कब हो रहा है 31 जनवरी 2002 को। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने मंथ हो जाते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ से कोई भी आगे नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास देखो हमें जनरल बोरिंग में वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे 7 लाख मल्टीप्लाई कितना 12%, और फॉर हाउ मेनी मंथ्स, तो दिस विल बी फॉर 9 मंथ्स प्लस दूसरा लोन कौन सा है 9 लाख का 11% और फॉर अगेन 9 मंथ्स, ऐसे करके 5,25,000 6,75,000।
मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ऐसे करके हमारे पास कितना आएगा 5,25,000 प्लस 6,75,000, दिस विल बी 12 लाख। 7 लाख मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 9/12, 9 लाख मल्टीप्लाई 11% मल्टीप्लाई 9/12, ऐसे करके आ रहा है 137,250 डिवाइड बाय 12, तो ये आ रहा है हमारे पास। देखो वेटेड एवरेज कितना रहा 11.4375%, ये था गया हमारे पास वेटेड एवरेज। अब जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें से हमें देखना पड़ेगा। देखो 1 अप्रैल को हुआ है खर्चा कितना 1.5 लाख, हमारे पास स्पेसिफिक लोन कितना है, स्पेसिफिक लोन है 2 लाख का, तो 1.5 लाख में से 1.5 लाख ख़त्म, तो अप्रैल वाले दिन तो कुछ नहीं होगा। फिर 1 अगस्त को कितना होगा 2 लाख, इसमें से 50,000 हटा दो, कितना बचेगा 1.5 लाख। 1.5 लाख में 11.4375% मल्टीप्लाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक लास्ट है, तो 6 मंथ्स, तो ऐसे करके हमारे पास कितना आया है 1.5 लाख मल्टीप्लाई 11.4375% मल्टीप्लाई 6/12, दिस विल बी 8578। फिर 1 अक्टूबर 3,50,000 11.4375, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 मंथ 11.4375% मल्टीप्लाई 4/12, 1334, ठीक है। और उसके बाद 1 जनवरी को 1 लाख 11.4375% और दिस विल बी फॉर 1 मंथ। ऐसा करके कितना आएगा 953। तो स्पेशल बोरिंग कॉस्ट कितना लगेगा आपका, उसमें हमें टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना है, यानी कि 2 लाख मल्टीप्लाई 9%, ऐसा करके हमारे पास कितना आएगा 2 लाख मल्टीप्लाई 9% 18,000। और जनरल बोरिंग कितना होगा 8578 प्लस 13343 प्लस 953, कितना है 22874, और ऐसा करके हमारे पास आ रहा है 40874। टोटल बोरिंग कितना आ रहा है, इनका कितना आ रहा है 953 मेरा भी आ रहा था, 953 13343 भी आ रहा था, 8578 भी आ रहा था, और इसके अलावा जो हमारा स्पेसिफिक बोरिंग है उसमें हमें कोई भी टाइम का वेटेज नहीं देना होता है, यानी कि 2 लाख जिसमें 9% लग रहा है, बट हमारा सब्सटेंशियल पीरियड क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी 10 महीने का, तो ये हो जाएगा हमारा 10 महीने का, 18,000 मल्टीप्लाई 10 महीने नहीं किया है 15,000, तो 15,000 और 22,874 37,874 चुके आ रहा है सही। क्योंकि हमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम देखना है ना। देखिए अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी हो तो उसको क्या लिखना होगा, ये कंप्यूटेशन के बाद सिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है ऑन 1 अप्रैल 2001, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट ऑल द लेटर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हैड बीन कैरिड एट द बिगनिंग ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, जर्नल एंट्री क्या होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, यानी कि 837875 ये बिल्डिंग अकाउंट इससे कैपिटलाइज हो जाएगी। टोटल कितना है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना था, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग लग रहा था, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज 8 लाख
2 3 4 4 और 3 7 8 8 लाख और प्लस 37,875 ये बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगा। तो बिल्डिंग का कॉस्ट कितना हो जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 837,875 टू बैंक अकाउंट 8 लाख टू इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट। एंड उसके बाद इन द अबाउ जनरल एंट्री इट इज अज्यूम दैट इंटरेस्ट अमाउंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईयर एंट्री फॉर द इंटरेस्ट पेबल हैज़ बीन पास्ड ऑन दिस बिल्डिंग टू बैंक। इतना हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या क्या बोला है, हमें अकॉर्डिंगली वैसे करना है। देखिए फिर फर्दर हमें क्या बोला है, फर्दर हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है कि अल्फ़ा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल, अल्फ़ा लिमिटेड 1 अप्रैल 2001 को बोरो करी कितना, 30 लाख एट 9% टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्वालिफाइंग एसेट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2001 को एंड द लोन फैसिलिटी वॉज अवेल ऑन 1 अप्रैल 2001 एंड यूटिलाइज फॉर द। देखो अब यहाँ पे क्या है कि इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, अल्फ़ा लिमिटेड 1 अप्रैल 2001 को बोरो कर रहा है 9%। अल्फ़ा लिमिटेड 1 अप्रैल 2001 को बोरो कर रहा है 9%। 9% कितना, 30 लाख का टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्वालिफाइंग एसेट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2001 को एंड द लोन फैसिलिटी वॉज अवेल ऑन 1 अप्रैल 2001 एंड वॉज यूटिलाइज एंड द रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्ट किया जा रहा है टेम्परली। कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, 7% पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2001 को हमारे पास फैक्ट्री बिल्डिंग है और 1 अक्टूबर को इतना है और ऑफिस बिल्डिंग इतनी है और इतनी है। कैलकुलेट करना द कॉस्ट ऑफ असेट एंड द बोरिंग कॉस्ट कितना हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो देखिए 9% टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्वालिफाइंग एसेट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ है, देखिए स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2001 को और कंस्ट्रक्शन यानी कि डेवलपमेंट एक्टिविटी बिगन। लोन टेकन भी कब है, 1 अप्रैल 2001 को ऐसा है। तो उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी है, फैक्ट्री बिल्डिंग है हमारी, फैक्ट्री बिल्डिंग इज़ 10 लाख। ऑफिस बिल्डिंग इज़, फैक्ट्री बिल्डिंग इज़ 10 लाख, ऑफिस बिल्डिंग इज़ 20 लाख। अब टोटल तो इतना है। इन्वेस्टमेंट इनकम टेम्परेली इन्वेस्ट कर रखी है हमने 1 अक्टूबर को 5 लाख और 10 लाख। तो ऐसे करके हमारे यहाँ जो बोरिंग कॉस्ट बन सकता था वो आ गया। उसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम डिडक्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ एसेट आ गया। कॉस्ट ऑफ द एसेट, एक्सपेंडिचर कितना इनकर्ड हुआ है, खर्चा कितना लगा है, 10 लाख 20 लाख। बोरिंग कॉस्ट कितनी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट आ जाएगी। ओके देखो इसमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हमें क्या बोला है, अल्फ़ा लिमिटेड 1 अप्रैल 2001 को बोरो कर रहा है। अल्फ़ा लिमिटेड 1 अप्रैल 2001 को बोरो कर रहा है 9%, जिसका क्या है रेट 30 लाख टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्वालिफाइंग एसेट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2000 बिगनिंग में हो रहा है। द लोन फैसिलिटी भी इसी दिन। तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कॉस्ट कब से आ जाएगा, 1 अप्रैल से आ जाएगा। अब हमारे पास फैक्ट्री बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है। फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी है और ऑफिस बिल्डिंग कितनी है, तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए 10 लाख, ऑफिस बिल्डिंग के लिए 20 लाख। और इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, पर्टिकुलर्स फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, अब बोरिंग कॉस्ट कितनी है, बोरिंग कॉस्ट है हमारे पास फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए है 10 लाख, ऑफिस बिल्डिंग के लिए है 20 लाख
फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए रेट क्या है? 9%। ऑफिस बिल्डिंग के लिए भी 9%। ऐसे करके हमारे पास क्या आ रहा है? 90,000, 1,80,000। फिर उसके बाद टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट इनकम डिडक्ट हो जाएगी। ये जो हमने टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो हमने द लोन फैसिलिटी 1 अप्रैल को एंड वॉज यूटिलाइज एज अ फॉलोज एंड विथ रिमेनिंग इन्वेस्टेड टेम्परेली एट दिस परसेंटेज। तो उसमें से हमने 5 लाख तो यूटिलाइज कर लिए थे, बचे हुए को इन्वेस्ट कर दी, तो इन्वेस्टमेंट से इनकम आ गई। इन्वेस्टमेंट से इनकम कितनी आई? क्योंकि हमने सिर्फ 5 लाख को इन्वेस्ट किया था 7% पर, एंड दैट फॉर ओनली 6 months। तो 17,500 35,000, 19,000 minus 17,500, 1,45,000। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर इनकर्ड कितना है? 10 लाख, 20 लाख, बोरिंग कॉस्ट 72,500, 145,000। दिस विल बी 10 72,500, 21,45,000। ऐसा करके हमारे हो जाता है ये फर्दर साल। तो इसमें ऐसा कोई ऐसा डाउट तो नहीं है हमें। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है? बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स ब्रेक फॉर अ मिनट। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है कि निका लिमिटेड है, वो ऑब्टेन कर रहा है लोन कितना? ₹620 लाख का फॉर कंप्लीट रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैक्ट्री ऑन 1 अप्रैल 2001 को लोन दे रहा है। एंड प्लांट एंड मशीनरी वॉज एक्वायर्ड अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन वॉज कंप्लीट हुआ है। इंस्टॉलेशन कब कंप्लीट हुआ है? 30 अप्रैल 2002 को। एक्सपेंडिचर कितना इनकर किया है? 510 लाख का एक्सपेंडिचर किया है, जिसमें से इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे कितना खर्चा किया है? 510 लाख। फिर जो हमारा 54 लाख है वो एडवांस टू सप्लायर। उसके बाद तो बैलेंस 56 लाख का जो लोन है वो एज अ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ निका लिमिटेड कंसिडर 12 मंथ पीरियड। 12 मंथ पीरियड को वो सब्सटेंशियल पीरियड मान रहे हैं फॉर गेट इट्स रेडी इंटेंडेड यूज। टोटल द कंपनी हैज़ पे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 68.20 lakh during the financial year 2001 and 2. The accountant seek your advice how the account for the interest paid in the books of account will your answer be different if the whole process of renovation and modernization get completed by 28 February 2000 this. तो देखो प्लांट एंड मशीनरी पे कितना खर्चा किया है? 510 लाख। फिर 54 लाख विल बी एडवांस टू सप्लाई एंड 56 लाख फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। तो ऐसा करके हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया है? 620 लाख। जितना हमने लोन ऑब्टेन किया था तो 620 लाख का बाइफर्केशन दे रखा है कि 510 फॉर प्लांट एंड मशीनरी, 54 लाख फॉर एडवांस टू सप्लाई एंड 56 लाख फॉर द सी। उसके बाद हमारा टोटल इंटरेस्ट इतना आ जाता है। एंड फर्दर हमें क्या करना है?
As per India's 23 borrowing costs that are directly attributable to acquisition, construction, and production of qualifying asset form part of cost of asset of that asset, other borrowing costs are recognized किया जाएगा as an expense. Where qualifying asset is an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Accordingly, the treatment जो है हमारा 68 point हमारे पास total interest कितना है, टोटल इंटरेस्ट पेड इज 68.20 लाख अकर ड्यूरिंग द ईयर. तो इसको हम कैसे, हमें इसे बाइफरकेट करना होगा. आपको पता होना चाहिए कि जैसे प्लांट एंड मशीनरी है तो वो तो कैपिटलाइज हो जाएगा, और वर्किंग कैपिटल पर्पस है तो वो कैसे कैपिटलाइज होगा, वो कोई क्वालिफाइंग एसेट तो है नहीं. और एडवांस टू सप्लाई फॉर एडिशनल एसेट, तो इस जो हमारे पास इसको हमें सिर्फ बाइफरकेट ही करना है. तो देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट कंप्लीटेड हो रहा है. कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट कंप्लीटेड ऑन 30 अप्रैल 2002 को कंप्लीट हो रहा है. कंप्लीट कब हो रहा है, क्योंकि इंस्टॉल हुआ है 30 अप्रैल 2002 को. लिया कब था, 1 अप्रैल 2001 को. तो इसमें से हमें कैटेगरीज डिवाइड करनी है, कौन क्वालिफाइंग एसेट है, नेचर क्या है. तो नेचर आपको बताना है क्वालिफाइंग एसेट यानी किसे कैपिटलाइज करोगे और किसे पीएनएल में ले जाओगे. तो मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 510 लाख. टोटल कितना है हमारे पास 620 लाख. मल्टीप्लाई कितना होगा 68.20. तो देखो 510 डिवाइड बाय 620 मल्टीप्लाई 68.20. ये हो जाएगा हमारा 56.10 कैपिटलाइज होगा. फिर सेकेंड वाले केस में हमारे पास क्या होगा 54/620 मल्टीप्लाई 68.20. तो क्या होगा 54 डिवाइड बाय 620 मल्टीप्लाई 68.20. ऐसा करके हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी 5.94 फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए, नहीं फॉर एडवांस टू सप्लाई. ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा. और हम क्या बोल रहे हैं कि 54 lakh has been advanced to supply for additional asset. 510 lakh incurred installation of plant and machinery. 54 lakh has been advanced to supply for additional of assets. Acquired on 25th April. और बचा हुआ रिमेनिंग कितना है 56 लाख डिवाइड बाई 620 मल्टीप्लाई फिर 68.20. 56 डिवाइड बाई 68.20 मल्टीप्लाई 56 divided by 620 multiply 68.20. This will give us 6.15 जो है वो P&L में चला जाएगा. और बचा हुआ हमारा कैपिटलाइज कितना होगा 56.10 प्लस 5.94 62.04. 62.04 तो हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा और बचा हुआ P&L में चला जाएगा. व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट इज़ कम्प्लीटेड बाय 28 फरवरी को कंप्लीट हो जाता है. व्हेन द प्रोसेस ऑफ, हम क्या बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ रेनोवेशन गेट्स कम्प्लीटेड इन लेस देन 12 मंथ, द प्लांट एंड मशीनरी एंड द एडिशनल एसेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग एसेट until and unless the entity is specifically considered that the asset took substantial period of time for completing their अकॉर्डिंगली द होल इंटरेस्ट विल बी P&L में भी हो सकता है. ऑल्टरनेटिव वे क्या है, अगर व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट अगर कंप्लीट हो जाता है 28 फरवरी को ही कंप्लीट हो जाता है, हम बोल रहे हैं पेड इतना इंटरेस्ट ऑन द अबाउ, द अकाउंटेंट सीक योर एडवाइस टू अकाउंट फॉर द इंटरेस्ट पेड इन द बुक्स. विल योर आंसर बी डिफरेंट. होल प्रोसेस ऑफ रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन अगर मतलब कि हमारा 30 अप्रैल 2002 को कंप्लीट हो रहा है, अगर वो 28 फरवरी को ही कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या होगा. पहले तो फर्स्ट वाले केस में तो हमारे पास 12 महीने जो सब्सटेंशियल पीरियड है उसमें कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें तो हमने ऐसे कर दिया. बट अगर पहले हो जाता है तो फिर हम सब्सटेंशियल पीरियड ना मान के फिर हम ऐसे कर लेंगे. देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सिंपली क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला जाता है, हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्ट करी ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 फेसेस। इसमें क्या है, 4 फेसेस है। It expected that the full building will be constructed over several years, but phase 1 and phase 2 of the building will be operational as soon as they are completed. Following is a detail of the work done on different phases of the building during the current year. तो देखो हमारे पास 4 फेस है। phase 1 and phase 2 of the building will be operational as soon as they are completed. देखो हम ये बोल रहे हैं कि हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्ट करी है ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट। हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्ट करी है ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट एंड उसमें हमें ये बोला है कि 4 फेसेस है। इट इज़ एक्सपेक्टेड एट द फुल बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर सेवरल ईयर, लगेंगे बहुत सारा, मतलब ये पूरा बनने में तो। बट जो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ऑफ द बिल्डिंग वो ऑपरेशनल हो जाएगी। जैसे 1 और 2 बनेगी, कंप्लीट हो जाएगी, वो ऑपरेशनल हो जाएगी। फेज़ 2 फेज़ 3 मतलब पूरी बिल्डिंग बनने में तो टाइम लगेगा। तब क्या है, हमें दे रखा है कि कैश एक्सपेंडिचर है, बिल्डिंग परचेज है, टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल फेसेस दे रखा है हमें। लोन टेकन 15% एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और 15% हमने लोन लिया था बिगनिंग में। और इन सबको मिला के टोटल खर्चा कितना है, लोन कितना लिया, 200 का, 200 लाख रुपए का हमने लोन लिया है। एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन ऑल फेसेस कितना है, 221 लाख। तो ऐसे करके हमें निकालना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन अ लोन, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन अ लोन कितना है, 200 लाख है। 200 लाख पे 15%, तो वो कितना आएगा। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ फेज़ 1 फेज़ 2, फेज़ 1 फेज़ 2 का कॉस्ट कितना है, फेज़ 3 फेज़ 4 का कॉस्ट कितना है। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल 4 फेसेस आ जाएगा 1 2 3 4। समझ आ रहा है कि कैसे आ रहा है। इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन अ लोन, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन अ लोन हमारे पास लोन टेकन, लोन कितना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन अ लोन, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन अ लोन, लोन कितना है हमारे पास 200 लाख का, और उस पर कितना है 15%। तो ये कितना आएगा हमारे पास 30 लाख। लोन टेकन एट 15% एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कितना लोन है, 200 लाख का लोन है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन, इतना खर्चा बैठता है। उसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ गया हमारे पास। फेज़ 1 का कॉस्ट, फेज़ 2 का कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाता है, तो फेज़ 1 एंड 2 ये कितना आ जाएगा, 34 + 64 98 लाख। 3 और 4, 3 और 4 का कितना है, 55 + 68 123 लाख। टोटल खर्चा कितना आ गया, 30 98 और 123 2 30 98 और 123 251 लाख तो नहीं हो रहा है। इसको लोन वाले एक्सपेंस को हटा दो, उसके बाद हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, 98 और 123, तो ऐसे करके हमारा 221 लाख तो इसका कॉस्ट हो रहा है। और टोटल लोन कितना है, 200 लाख का। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 221 लाख। और टोटल लोन है हमारा 200 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन फेज़ 1 फेज़ 2, फेज़ 1 फेज़ 2 कितना है, फेज़ 1 फेज़ 2
फेज़ 1 में है हमारे पास टोटल इंटरेस्ट को हमें अपोर्शन करना है फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, फेज़ 4 में। फेज़ 1 एंड 2 में एंड फेज़ 3 एंड 4 में। तो फेज़ 1 एंड 2 में हमें कितना टोटल इंटरेस्ट कितना है, 30 लाख। ये हमने कैसे निकाला, 200 लाख का सिंपली 15% किया तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट भी आ गया। अब 30 लाख मल्टीप्लाई हमारे पास फेज़ 1 में कितना है, फेज़ 1 में था हमारे पास 98 लाख, डिवाइड बाई 221 लाख। तो ऐसे करके आ रहा है हमारे पास 1330316, 1330,317। फिर फेज़ 3 एंड 4 इसमें कितना आएगा, 30 लाख मल्टीप्लाई 123 लाख डिवाइड बाई 221 लाख। 166 16 69 683 16 69 683। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाता है। तो ये तो हमने सिंपली अपोर्शन किया इंटरेस्ट कॉस्ट को। तो सबसे पहले आफ्टर टेकिंग द सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द मिड ऑफ करंट ईयर फेज़ 1 फेज़ 2 हैव बिकम ऑपरेशनल, फाइंड आउट द टोटल अमाउंट विच इज टू बी कैपिटलाइज एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन अ लोन क्या है, 200 लाख पे 15%, तो ये हो गया हमारा 30 लाख। अब फेज़ 1 एंड 2 पे कितना हुआ, 98, फेज़ 3 एंड 4 पे कितना हुआ, 123 लाख। अब फेज़ 1 एंड 2 पे इतना हो गया, फेज़ 2 एंड 3 पे इतना हो गया। फॉर फेज़ 1 एंड 2 सिंस फेज़ 1 एंड 2 हैव बिकम ऑपरेशनल एट द मिड ऑफ द ईयर, हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट। अब देखो क्या हुआ कि ये हमें बोल रहे थे कि फेज़ 1 एंड 2 जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा एज सून एज दे आर कम्प्लीटेड। Full building will be operational. Phase 1 and 2 of the building will be operational as soon as working is the detail after taking at the mid of the current year. Mid में हमें बोला जा रहा है कि वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आधा तो आप क्या कर लो, आधा फेज़ 1 से रिलेटेड कितना है, 1330,316 है ना। तो 1330,316 से आधा तो कैपिटलाइज कर लो और बचा हुआ P&L में डाल दो। तो 1330,316 डिवाइड बाई 2, आधा तो हमें कैपिटलाइज करना होगा 665,158 और आधा हमें P&L में डालना है 665,158। और बचा हुआ जो फेज़ 3 एंड 4 से रिलेटेड है इंटरेस्ट रिलेटिंग टू, जो भी हमारा इंटरेस्ट रिलेटिंग है टू दी फेज़ 3 एंड 4 should be held in capital work in progress till asset construction is completed and thereafter capitalized in the ratio of cost of asset. No part of this interest should be charged expense of during the year since the work on this phase has not been yet completed. तो अकॉर्डिंगली हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास 4 फेजेस है, फेज़ 1 2 3 4। उसके बाद हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 30 लाख आ रहा है। 30 लाख को हमें अपोर्शन करना है फेज़ 1 2 3 एंड 4 में। उसके बाद जो फेज़ 1 का है वो सारा कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि वो ऑपरेशनल हो जाएगा, तो आधा ही कैपिटलाइज होगा। और फेज़ 3 और 4 का तो कैपिटलाइज ही होगा रिलेटिंग टू दिस, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टिल द सेट कंस्ट्रक्शन वर्क इज कम्प्लीटेड एंड देयर आफ्टर कैपिटलाइज इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। No part of this interest amount should be charged expense of during the year since the work on this phase are not yet completed. ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है हाउ विल यू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट व्हेन क्वालिफाइंग असेट आर फंडेड बाय बोरोइंग इन द नेचर ऑफ फंड दैट आर इशूड एट डिस्काउंट। देखो वाई लिमिटेड जो है वो इशू कर रहा है, कितना इशू कर रहा है,
at the start of year 1. %10 interest paid annually and having maturity period कितना है? Maturity 4 years. bonds with जिसमें face value कितना है? face value है 2 lakh. discount है 10% to finance a qualifying asset which is ready for its intended use at the end of year 2. Compute the amount of borrowing cost which is to be capitalized if the company amortizes a discount using EIR. कितना है हमारे पास? 13.39%. How will you capitalize the interest when qualifying assets are funded by borrowing in the nature of bonds that are issued at discount? हम क्या बोलते हैं? How will you capitalize? कैसे करोगे the interest? How will you capitalize the interest when qualifying assets are funded by borrowing in the nature of bonds and that are issued at discounts? देखिए, how will you capitalize the interest when qualifying assets are funded by borrowing in the nature of bond that are issued at discount? While limited issue करा at the start of year 1, 10% interest paid annually having a maturity 4 years तक चलता रहेगा. 10% का कूपन है तो 2 लाख का 10% कितना हो जाता है? 20,000. 20,000 और EIR कितना है? 13.39. ऐसा चलता रहेगा. विच इज़ रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. तो सबसे पहले हमें ऐसे देखना होगा कैपिटलाइजेशन मेथड. सबसे पहले आप क्या करो? एज पर दी स्टैंडर्ड बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड. Further capitalization of borrowing cost should cease when substantially all the activity necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete. Thus, the only debt portion of the amortized discount should be capitalized as a part of cost of qualifying asset which relate to the period during which acquisition, construction and production of asset takes place. अब कैसे आप कैपिटलाइज करोगे? हैंड्स बेस्ड ऑन द अबव एक्सप्लेनेशन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑफ ईयर 1 and 2 टू बी कैपिटलाइज एंड द बोरिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू ईयर 3 and 4 शुड बी एक्सपेंस ऑफ. क्वांटम ऑफ बोरिंग का द वैल्यू ऑफ बॉन्ड टू वाई लिमिटेड इज द ट्रांजेक्शन प्राइस होगा. ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे? यानी कि 2 लाख माइनस दिस. देयरफॉर वाई लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज द बोरिंग कॉस्ट एज 1,80,000. कंप्यूटेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट विच इज टू बी कैपिटलाइज. देखो EIR से आपको निकालना तो पड़ेगा. इसमें हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी दे रखी है तो 10% एट अ डिस्काउंट. वाई लिमिटेड इशू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, 10% इंटरेस्ट पेड एनुअली एंड हैविंग मेच्योरिटी पीरियड फॉर बॉन्ड्स. डिस्काउंट रेट कितना? 10% टू फाइनेंस अ क्वालिफाइंग एसेट विच इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. 10% 1,80,000. इसमें हमें दे रखा है कि 10% डिस्काउंट पर है और फाइनेंस क्वालिफाइंग एसेट विच इज़ रेडी फॉर इट एट द एंड ऑफ ईयर 2. दो ये 4 years का टर्म है. हाउ विल यू कैपिटलाइज? कैसे करोगे द इंटरेस्ट व्हेन द क्वालिफाइंग एसेट आर फंडेड बाय बोरोइंग इन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर इशूड एट डिस्काउंट. वाई लिमिटेड इशू करा एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, 10% इंटरेस्ट पेड एनुअली एंड हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 4 years. बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू कितना है हमारे पास? फेस वैल्यू 2 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% यानी कि 20,000 का डिस्काउंट यानी कि कितना हुआ? 1,80,000. टू फाइनेंस अ क्वालिफाइंग एसेट विच इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज एट द एंड ऑफ ईयर 2. 1 2 हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा. EIR क्या होगा? 13.39. उसके बाद इंटरेस्ट पेड कितना होगा? इंटरेस्ट पेड का हमारा 2 लाख का 10% ही होगा और ऐसे करके हमारे पास उसका क्या आ जाएगा? टोटल हमें ये निकालना है कि कितना बोरिंग कॉस्ट. ये तो सबसे इजी है. इसमें तो इंटरेस्ट 109 पे आ रहा है. देखो इसमें क्या बोला है कि सबसे पहले ये बोला हाउ विल यू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट व्हेन क्वालिफाइंग एसेट आर फंडेड बाय बोरिंग इन द नेचर ऑफ बॉन्ड दैट आर इशूड एट डिस्काउंट. बॉन्ड जो कि इशू किया जाता है एट अ डिस्काउंट पर. वाई लिमिटेड इशू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, 10% इंटरेस्ट पेड एनुअली हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 4 years. बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू कितना है? देखो बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू कितना है?
फेस वैल्यू है 2 लाख एट अ डिस्काउंट यानी कि 20,000। उसके बाद टू फाइनेंस अ क्वालिफाइंग एसेट विच इज़ रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़, तो हमारे पास आ जाता है 1 and 2। उसके बाद ओपनिंग आ जाता है, ओपनिंग हमारे पास आ जाएगा 1,80,000। अब इस पे EIR कितना है 13.39%। फिर इंटरेस्ट पेड एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। इंटरेस्ट पेड कितना है 20,000, 1,80,000 मल्टीप्लाई 13.39 परसेंटेज 24102, 1,80,000 प्लस 24102 माइनस 20,000, ये हो जाएगा 1,84,102, 1,84,102 मल्टीप्लाई 39%, 24,651, 20,000, 1,84,102 प्लस 24,651 माइनस 20,000, दिस विल गिव अस 188,753। बोरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा 24,102 प्लस 24,651, दिस विल गिव अस 48,753 जो कि EIR से निकला है। इतना बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज टू द क्वालिफाइंग द कॉस्ट ऑफ असेट, और ये डिस्काउंट पे था इसलिए हमारा उसमें सेट ऑफ हो गया। देखो अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो भी कर लेते हैं हम साथ के साथ। देखो इसमें क्या दे रखा है, कैपिटलाइजेशन मेथड एज पर द स्टैंडर्ड बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट जो है शुड सीज वेयर सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटी नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट। Thus, only that portion of amortized discount should be capitalized as a part of cost of asset of a qualifying asset which relate to the period during which the acquisition, construction, and production of asset takes place. Capitalization of interest. Hence, based on the above explanation, the amount of borrowing cost of year 1 and 2 to be capitalized and borrowing cost relating to year 3 and 4 to be expensed on. Quantum of borrowing, the value of bond of 2Y Limited is a transaction price. Therefore, Y Limited recognize करेगा the borrowing. Computation of amount of borrowing cost which is to be capitalized. तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास फर्दर क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है। इन अ ग्रुप विद द पेरेंट कंपनी पी देयर आर 3 सब्सिडीज। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 सब्सिडीज है विद द फॉलोइंग: ए रियल एस्टेट कंपनी, बी कंस्ट्रक्शन कंपनी, सी फाइनेंस कंपनी। पेरेंट कंपनी हैज नो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ इट्स ओन बट परफॉर्म मैनेजमेंट फंक्शन फॉर इट्स सब्सिडी। Financing activity and cash management in the group are coordinated centrally. Finance company is a vehicle used by a group solely for raising finance. All the entities in the group prepare India's financial statement. The following information is relevant here for the current reporting period 1 and 2. Real estate company borrowing कितनी है 10 लाख with an interest rate of 7% per annum। देखो हमारे पास क्या है बोरिंग्स है, बोरिंग्स कितनी है 10 लाख की एट वॉट रेट 7% पर annum। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट कितना है, क्वालिफाइंग एसेट है 15,40,000। ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क वर परफॉर्म बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी। अमाउंट इनवॉइस टू रियल एस्टेट कंपनी इंक्लूड 10% प्रॉफिट मार्जिन। देखो हमारे पास क्या है 10% प्रॉफिट मार्जिन है। कंस्ट्रक्शन कंपनी नो बोरिंग ड्यूरिंग द पीरियड फाइनेंस 10 लाख ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट यूजिंग इट्स ऑन कैश रिसोर्सेज। तो हमारे पास क्या है फाइनेंस है 10 लाख। उसके बाद कंस्ट्रक्शन नो बोरिंग ड्यूरिंग द पीरियड फाइनेंस 10 लाख ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट यूजिंग इट्स ओन कैश रिसोर्सेज। फाइनेंस कंपनी के पास क्या है 20 लाख एट 7% एक्सटर्नली एंड इशू अ लोन टू पेरेंट कंपनी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एट द रेट ऑफ 8%। फिर हमारे पास फर्दर ये दे रखा है डेटा अन अकॉर्डिंगली हमें करना है कंप्यूट।